दोस्तों, घटना चक्र के इन्वायरमेंट के पूर्वावलोकन का ये अगला पार्ट है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे वो पार्ट देखिए। आर ओ यारो में 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं। और जो ट्रेंड चल रहा है पीसीएस में भी 10 क्वेश्चन मिनिमम आर ओ यारो से इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं। प्रदूषण का टॉपिक था और उसे आज हम लोगों ने समाप्त करने का घोषणा कल ही कर दी थी। तो आज जैव उपचार जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायो रेमेडिएशन कहते हैं, इस टॉपिक से शुरू करेंगे और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि जैव उपचार बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण या सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। RAS 2007 में आया है। तो बायो रेमेडिएशन का मतलब ही होता है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, ISP 2017 में आया है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण तकनीक के कौन से लाभ हैं। पहला, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज हुई पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। तीसरा, जैव उपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए हैं केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1, 2 और 3। तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर हाल ही में आयल जयपुर समाचारों में था, यह क्या था। ISP 2021-11 का क्वेश्चन है ये। पहला, यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। B, यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। C, यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है। और D, यह तेल के कुओं के आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो मानक। अब यूरो मानक एक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो वाहनों पर लाया जाता है और भारत ने इसी मानक के समतुल्य एक मानक जारी किया जिसे कहते हैं BS मानक, भारत स्टेज मानक। और अभी आप लोग अगर मोटरसाइकिल चलाने का शौक रखते होंगे, गाड़ी चलाने का शौक रखते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि BS6 इंजन चल रहे हैं जिससे प्रदूषण जो है वो कम उत्सर्जित होता है। 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू हो गए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, यानी कौन इसमें है। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। PCS प्री 2013 का क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए। PCS प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। 0.05%, 0.1%, 0.15%, 0.2%। तो 0.05% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। RAS 1999 का ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन बी इसका सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रदूषण एवं रोग है। तो समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदूषण से संबंधित जो रोग हैं, जो गैसेज निकलती हैं, उनसे जो रोग होता है उस पर अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन आयोग पूछता है। MP में भी पूछता है, UP में भी पूछता है, जितने भी स्टेट PSC उसमें पूछता है। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखना चालू करते हैं। पहला है, स्वचालित वाहन यानी ऑटोमेटिक व्हीकल निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो लेड जो है, लेड यानी शीशा जो है वो सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। ठीक है। अब लेड को क्यों यूज करते हैं? लेड को हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं? पहला है प्रज्वलन इकाई, दूसरा है पेन और पेंसिल, तीसरा पेन, चौथा केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। IAS प्री 2012 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 1, 2 और 3, 1 और 3, केवल 2 और 4, और 1, 2, 3, 4 सभी। तो ऑप्शन बी जो है वो उसका सही है। पेंट में भी लेड का यूज होता है और प्रज्वलन इकाइयाँ जो गलाने वाली इकाइयाँ हैं उसमें भी लेड का यूज होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा से मिनीमाता रोग होता है, एकदम सही है। कैडमियम से इटाई रोग होता है, एकदम सही है। नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, एकदम सही है। फ्लोराइड आयन से अपच होता है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, फ्लोराइड आयन से दांतों की एक बीमारी होती है जिसे फ्लोरोसिस कहते हैं, वो होती है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन गलत है। PCS 2017 प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है कि सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ और दूसरे उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय या विवादास्पद रसायन। IAS प्री 2017 क्वेश्चन है। पहला है लिपस्टिक, उसमें दिया है सीसा। दूसरा है शीतल पेय, उसमें दिया है ब्रोमिनित वनस्पति तेल। तीसरा है चाइनीज फास्ट फूड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो तीनों सही है, तीनों पाए जाते हैं। और IAS में तो देख ही रहे हैं भाई आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान दें। PCS में इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, PCS में फैक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है वायु प्रदूषक, दूसरा है प्रभावित अंग। इस वायु प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक तरफ है एस्बेस्टस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तरफ है मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा और रक्तधारा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त में घुल के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो डी का 4 3 में दिया हुआ है। ठीक है। फिर है पारा, तो पारा जो है वो उदर की समस्याएं करता है। फिर है सीसा, मतलब बी पे, सीसा जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और एस्बेस्टस की धूल जो है वो फेफड़े को प्रभावित करती है। तो डी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया, और बी का 1 हो गया और ए का 3 हो गया। यानी देखते हैं किसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं, ये एक तरफ प्रदूषण दिया है, एक तरफ प्रभाव दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण और सीसा, और दूसरी तरफ दिया है लीवर और किडनी की क्षति, कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग और केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो गया ए का 3। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्वास्थ्य संबंधी रोग सही तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया स्वास्थ्य संबंधी रोग। नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूल के कण, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन सी दिया है कि सही है, ए का 1। आइए इसे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुल के कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है और यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। धूल के कण से स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं, जबकि सीसा मानव मस्तिष्क। ऑप्शन गलत दिया, उत्तर सी। देखिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्वास्थ्य संबंधी रोग ही होगा। ठीक है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर दे दिया, धूल के कण जो है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम हो गया, सीसा जो हो गया लिवर किडनी की क्षति हो गई। ठीक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया है, ऑप्शन भले गलत आंसर दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सब जो है वो मुक्त किए जाते हैं भाई स्टील इंडस्ट्री से, याद कर लो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी जिन्हें फंगी कहते हैं, और विषाणु। तो IAS प्री 2013 क्वेश्चन था, ये फफूंदी फंगी द्वारा जो होते हैं ये उत्पादित होते हैं। फिर है, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचरों की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? पहला स्टेटमेंट, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, और दूसरा वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं। तो IAS प्री 2014 का है, ऑप्शंस दिए हैं only 1 only 2, both 1 and 2 और neither 1 nor 2। तो ऑप्शन सी सही है, ना तो 1 और 2 दोनों। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को पॉप्स
प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अथवा चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि ये काफ़ी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ये यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनमें मानव एवं पशु को में संचित होने की क्षमता होती है। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वाल मंदकों को चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया। फिर है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, कम। तो अगर आप देखते हैं कि हम लोग मैंने जो पहले प्रदूषण का पहला चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कहा कि भाई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें PM 2.5, PM 10 कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अगर आप डीपली ऑब्जर्व भी करते होंगे न्यूज़पेपर तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि PM 10 और PM 2.5 है, तो ऑप्शन डी सही है। फिर विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मुल्कों के उत्पादों को विमोचित कर सकते हैं। तीनों सही है। तो देखते हैं कि ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। ISP 2014 का क्वेश्चन है ये। अब ये प्रदूषण पे मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको भी हम लोग देखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस, DDT, प्लास्टिक और मल। यानी को जो बायोडिग्रेडेबल है, तो जो मल होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर है, वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? जंगलों को काटना, वायुमंडलीय प्रदूषण, लानीना, एल नीनो। तो लानीना था। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? आर्जीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज और धनिया के बीज। तो आर्जीमोन के बीज को अपमिश्रक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, आप याद कर लीजिए। फिर है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? PCS फ्री 2018 कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए और खाद बनाने के लिए। तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसे हम लोग इंसिनरेटर्स कहते हैं, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैसों का निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल और अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ISP 2019 का क्वेश्चन है। तो ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण जो है वो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए यूज किया गया है टर्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपयुक्त में से कौन से ऊष्मीय उत्सर्जन शक्ति संयंत्रों से कोयला दहन से फलस्वरूप उत्सर्जित होते हैं? तो तीनों उत्सर्जित होते हैं भैया और बहनी जी। एक तरफ घटना है, एक तरफ यौगिक है। जैसे पूछा, एक अम्ल वर्षा, रासायनिक धुंध, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन परत का क्षरण। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, अम्ल वर्षा जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड करते हैं, तो A का 3 हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया जो करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, यानी C का 2 हो गया। ओजोन परत का क्षरण जो करता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, CFC का मुख्य घटक क्लोरीन होता है वो। या प्रकाश रासायनिक धुंध जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कारण होता है, तो A का 4 हो गया, यानी ऑप्शन C जो है वो उसका सही है। BEO 2019 में क्वेश्चन पूछा था। फिर भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया था? जैव चिकित्सा, अपशिष्ट प्रबंधन और हस्त नियमन 1998, पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। ISP 2019 का क्वेश्चन है ये, और इसका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? पहला, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। B, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन। C, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। और D, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ISP 2021 का क्वेश्चन था, रेलिवेंट क्वेश्चन है ROE के लिए और स्टेट PCS के लिए। इसका ऑप्शन A जो है वो सही है। और इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार जो है वो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस यूज होता है उसके लिए टर्म। फिर है, सार्वजनिक परिवहन में बस के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG यानी हाइड्रोजन CNG का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, HCNG का इस्तेमाल का मुख्यतः लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। दूसरा, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। तीसरा है, बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को के आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। और चौथा है, CNG की अपेक्षा हाइड्रोजन CNG की ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो ऑप्शंस हैं only 1, only 2 and 3, only 4, 1, 2, 3, 4 सभी IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है। तो only 2 और 4 इसका सही है, यानी ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को उत्सर्जन को कम करती है, और बसों के ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के बराबर 5वें हिस्से में मिलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक प्रदूषण था। प्रदूषण का टॉपिक अब खत्म हो गया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल संरक्षण के टॉपिक से शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।